चलिए शुरू करवाइए सर।
अब हो गया उसका नाम जो है पार्टिसिपेट में चढ़ा दीजिए। अच्छी भाषण पहले देंगे तब पर हो जाएगा अंतिम में। धन्यवाद। अभी हेलो हेलो तैरने वाले को तट से नहीं लहर से देखो, तैरने वाले को तट से नहीं लहर से देखो, देखना है भगवान अगर इंसान में, इंसान को इंसान की नजर से देखो। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं इसी बीच आमंत्रित करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम रजत जयंती भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सर से आए और अपने मुखारबिंद से दो शब्द कहने की कृपा करें। एक बार पूरा जोरदार ताली से स्वागत करें सरकार। आज के रजत जयंती भाषण प्रतियोगिता जो दैनिक जागरण समाचार पत्र बिहार के द्वारा आयोजित है, उनके विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधांशु शेखर, दैनिक जागरण मधेपुरा के चीफ ब्यूरो श्री अमितेश कुमार, दैनिक जागरण परिवार से आए हुए श्री प्रशांत कुमार, शंकर जी, आप शंकर जी भी आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे भाई शंकर जी को जो एक पौधे से सम्मानित करवा दिया जाए। पौधा उधर रखा हुआ पौधा, ठीक है, बात कर दिए, कोई पहले तो श्री शंकर जी को सम्मानित करेंगे। किनसे करवा दें? प्रेम कुमार जी संयोजक से करवा दें। मंचासीन आज के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में मौजूद डॉक्टर नारायण कुमार, डॉक्टर असीम आनंद, डॉक्टर ब्रह्मानंद कुमार, इस कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संयोजक और इस महाविद्यालय के पीटीआई श्री प्रेम कुमार, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के कर्मी प्रवीण कुमार, रोमन कुमार, और सबसे ज़्यादा इस महाविद्यालय के उपस्थित छात्र और छात्राओं, मैं प्रधानाचार्य और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गढ़ी में भी आप लोग जो है आज के इस कार्यक्रम का श्रेय जाता है दैनिक जागरण परिवार को, जो आज रजत जयंती वर्ष मना रहा है।
2025 में, जैसा मुझे जानकारी 2024 में था, जैसा वो बताएंगे क्लियर करेंगे क्या 25 में ही है। 2025 में देख कितना शुभ शुरुआत है कि 2025 भी और इनका 25वां जो है वर्षगांठ भी है रजत जयंती समारोह में, दोनों मैच कर गया। 2025 इधर भी 25 नहीं। तो सबसे पहले इस समस्त दैनिक जागरण परिवार को विशेष रूप से बधाई रजत जयंती वर्ष पर। और उससे भी बड़ी बात है कि दैनिक जागरण परिवार अपने समाचार पत्र के माध्यम से पूरे बिहार में एक जागरूकता की एक नई परिभाषा करी है। और इस पेपर को मेरा लगभग 16 साल हो गया है प्रधानाचार्य के रूप में, 16 साल प्लस। दैनिक जागरण जो है मैं प्रतिदिन इसका अध्ययन करता हूँ और बहुत सारी समाचार जो है विशेष रचनात्मक होती है और फिर बहुत सारी ऐसी भी जानकारी होती है जो कि अन्य किसी समाचार पत्र में नहीं मिल पाती है। तो इनका जो खोजी निगाहें दैनिक जागरण परिवार की खोजी लेख है वह निश्चित ही सराहनीय है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर दैनिक जागरण परिवार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि 2050 में यानी आज से ठीक 25 साल के बाद हमारा बिहार कैसा हो, इस विषय पर जो है भाषण प्रतियोगिता पूरे राज्य स्तर पर इसने आयोजित किया है। ये बहुत ही इसके लिए साधुवाद के पात्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो हम लोगों का क्षेत्र है, ये खास करके ये सहरसा कमिश्नरी जिसमें कि पूर्णिया भी है तो कट गया, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा। और अगर बृहद स्तर पर जोड़ दिया जाए तो जो पुराना मेरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय था तो पूर्णिया विश्वविद्यालय भी उसके अंतर्गत, जिसमें कटिहार जिला शामिल है, किशनगंज शामिल है, अररिया भी शामिल है, वो आ जाता है। और इतना महत्वपूर्ण विषय हम लोगों को दिया गया है बाढ़ प्रबंधन और 2050 का बिहार। आप जानते हैं कि बिहार विकास के क्षेत्र में देश का सिरमौर होता, लेकिन ये जो बाढ़ आती है ना प्रतिवर्ष, ये हमारी सारी विकास की गतिविधि को जो है, जो हम जितना आगे बढ़ते हैं उसको काफी पीछे कर देती है। और प्रतिवर्ष जो है करोड़ों रुपए की इससे राजस्व की हानि होती है और साथ ही जन और जानवर बहुत ही हानि पहुंचती है इससे हर साल। और जो हमारा ये क्षेत्र है, आपको ये खास करके बाढ़ प्रबंध क्षेत्र में आता है, यानी कि फ्लड प्रोन जोन है और साथ साथ ये अर्थक्वेक प्रोन जोन भी आता है ये। और इस विषय को आपने इस क्षेत्र के लिए चुना है, इसके लिए हम विशेष रूप से दैनिक जागरण परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं, क्योंकि इससे जो जागरूकता आएगी, सारे समाज में जागरूकता आएगी। क्योंकि इस विषय का जब आलेख छपेगा कल के इसमें इन विषय पर, तो आप देखिए बहुत सारे लोग इस पर काफी अलर्ट होंगे। तो एक बड़ी समस्या आप जान रहे हैं कि हमारा ये क्षेत्र जो है अभी हाल में ही 2008 में बाढ़ की बहुत बड़ी विभीषिका का सामना किया था, जिसमें कि कुशा बांध टूटा था 16 अगस्त 2008 को। कुछ लोगों को याद होगा, बहुत सारे बच्चे नए हैं और तो बहुत छोटे छोटे होंगे उस समय में, आप लोग को जानकारी है ना। तो काफ़ी बाढ़ से हानि हुई थी। अब कितनी हानि हुई थी इसका अंदाजा, मतलब संपत्ति का तो जो नुकसान हुआ ही, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मतलब जानें भी चली गई थी। सौभाग्य है कि उस समय मैं पतंजलि योगपीठ का जो था लाइफ मेंबर था, मैं उसका लाइफ मेंबर भी हूँ। और स्वामी रामदेव जी ने इसका दायित्व मुझे दिया था इस क्षेत्र में बाढ़ में, मतलब जो सेवा प्रदान की गई थी पतंजलि के द्वारा, उसका पूरा प्रभार जो मुझे था, मैं उसमें कटिहार में था और सारा माल जो उनका कटिहार में आता था फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता था मैं, और खुद में कंट्रोल कर रहा था उसको। और संयोग से उस बाढ़ में जो सेवा मिली उसका जो मुझे आशीर्वाद मिला 2009 में, इसके जस्ट बाद अगस्त 2008 में बाढ़ आई थी। और उसके बाद जो है नवंबर में इसके लिए प्रधानाचार्य के लिए इंटरव्यू निकला और 2009 में फिर मेरा अपॉइंटमेंट जो है सुपौल में हो गया था उसी बाढ़ के क्रम में। तो हमको लगता है कि उन जो सेवा करने का मुझे एक मौका मिला और उस आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला उसका परिणाम जो था कि प्रधानाचार्य के रूप में मुझे मिला। और उसके बाद भी एक देखिए, मतलब ये कहना बड़ा आश्चर्यजनक है, मुझे जो है
इसके द्वारा बाढ़ आपदा प्रबंधन के द्वारा जो कि आयोजित किया गया था इग्नू के द्वारा, जिसमें कि जनप्रतिनिधि को ट्रेंड करना था और भी सामान्य नागरिकों को ट्रेन करना, तो उसका ही मुझे कोऑर्डिनेटर बनाएगा। BSS कॉलेज में 1 महीने का कार्यक्रम चला, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमको लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो रिलेशन है कि अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो आपको कुछ ना किसी रूप में रिटर्न मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि बाढ़ की समस्या के समाधान पर ये दैनिक जागरण परिवार जो है पूरे बिहार में इसको फोकस किए हुए। हम जानते हैं कि आधा बिहार तो हर साल बाढ़ग्रस्त लगभग हो ही जाता है। तो इसके लिए जागरूकता ये लाना है। तो हमारे जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी कुछ बातों को कहना चाह रहे हैं कि 2050 में बाकी दृष्टिकोण की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाढ़ को लेकर के कि हमारा बिहार ऐसा होगा 2050 में कि सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। उस समय तक सारी नदियां सिर्फ अपने बिहार स्तर की ही नहीं, पूरे आपको पूरे देश स्तर की सारी नदियां का इंटरकनेक्शन हो जाएगा। आप जानते हैं एक समय में कभी क्या होता है, एक तरफ बाढ़ होती है तो दूसरी तरफ सुखाड़ होता है, और अगर आपस में नदियां इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी तो ये समस्या का जो है बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। दूसरा कि 2050 तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी, जैसे बाढ़ का बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। वो जो कुशा बांध टूटा था, बहुत लोग सोए रह गए थे और सो करके ही जो है अपना मतलब मकान बह गया, अपने आप चले गए, ऐसा हुआ था। लेकिन अगर उस समय तो हमारा इतना वार्निंग सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि लोगों को बहुत पहले जो है 3-4 दिन पहले ही जानकारी मिल जाएगी, ताकि उस समय तो लोग जो अपने सुरक्षित स्थान पर जा सके और वो बच सके। दूसरा, बाढ़ क्यों आ रही है, इस पर भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है। ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेटिक, पहले भी बाढ़ आती थी लेकिन इतनी विनाशकारी नहीं होती थी। आती थी बाढ़, कुछ विनाश होता था, लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि गर्मी भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, बाढ़ भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है, ठंड भी उतना ही ज़्यादा पड़ रहा है। ये आपको ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज ला रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है कहीं पर अति वर्षा ला रहा है। आप इन दिनों सुन रहे हैं कि वहाँ बाढ़ है जहाँ कभी बारिश ही नहीं होती थी। राजस्थान देखिए, सऊदी अरबिया देखिए, उधर जितना सूखा इलाका उस जगह बाढ़ चली आ रही है। बिहार में देखिए बाढ़ बढ़ती चली जा रही है, इसकी समस्याएं बढ़ती चली। अभी देख रहे हैं ना, बारिश हो रही है और जहाँ पर नहीं होनी चाहिए बारिश, प्री मानसून जिसको बारिश कर रहे हैं, हर जगह बाढ़ के रूप में आ रहा है। तो हमारा बिहार जो है मुख्यतः बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण ये बाढ़ का परिणाम होता है। उस समय हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना डेवलप होगा कि मजबूत होगा। दूसरा कि पौधरोपण की समस्या है। हम लोग का क्षेत्र बहुत सारा भाग है जो कि बिहार का लगभग आपको 15 से 16% ही मात्र जो आच्छादित है पौधों से। उस समय तक हमारा बिहार इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कम से कम 30% से ज़्यादा जो है ये, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र का या किसी भी राज्य का या किसी भी देश का वो 30% हिस्सा कम से कम जो है पौधों से आच्छादित हो। इसके लिए सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है। और फिर इसके बाद ये ग्लोबल वार्मिंग का, हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण बाहर, हमने एक कारण बताया। तो क्या उस समय तक में हम ऐसा नहीं कर सकेंगे 2050 तक कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को घटा दें? नहीं, तो उस समय का ऐसा बिहार होगा हमारा कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परिणाम आ रहे हैं, अत्यधिक वर्षा या बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं सूखा, कहीं बारिश, कहीं तूफान, कभी देखते हैं ओला पड़ रहा है, सब अनियमित होता चला जा रहा है। उस समय तक ये आपका विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, पौधे की समस्या ये दूर हो जाएगी। दूसरा, ये सब जो है हम जला रहे हैं क्या, वाहन, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। वाहन में आप क्या जलाते हैं, ईंधन जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। उसके जलने से आग जो जलेगी तो गर्मी होगा ना वातावरण। अभी यहाँ पे एक आग जला देते तो पूरा रूम गर्म हो जाएगा ना, उसी प्रकार से वातावरण ही हमारा गर्म होता चला जा रहा है। तो उस समय तक में हमारा जो फॉसिल फ्यूल पर आज जितना निर्भरता है वो घट करके 0% पर चला जाएगा, ताकि अल्टरनेट अरेंजमेंट मिल जाएगा। अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हो जाए, सोलर सिस्टम से हम जो है करेंगे। हम जो है आपको जियो, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है उससे जियो अर्थ एनर्जी का यूज़ कर पाएंगे, टाइडल एनर्जी का जो है इसका यूज़ कर पाएंगे, हम जो विंड एनर्जी का यूज़ कर पाएंगे। इस सारा का जो है इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारी निर्भरता जो है फॉसिल फ्यूल पर ख़त्म हो जाएगी। और जब फॉसिल फ्यूल पर ख़त्म होगी निर्भरता, जो खत्म होगी फॉसिल, हमारा जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो घटती चली जाएगी।
इससे बड़ी बात है कि सारी समस्याएं जो होती है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रही है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि पर अभी तक जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो उस समय तक हमारा लिटरेसी रेट इतना हो जाएगा कि हम खुद जागरूक हो जाएंगे कि हमको जो जनसंख्या जो नियंत्रित करना है, ठीक है। हमारा जो सिद्धांत है, कहते तो हम दो हमारे दो, वो पूरी तरह से जो है लागू हो जाएगा। लोग अपने आप समझ जाएंगे, सरकार को फोर्स लगा करके जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिटरेसी के कारण भी जो है जनसंख्या दर बढ़ रही है। कुछ और भी मान्यताओं के कारण हो रही है, लेकिन उसमें लिटरेसी रेट इतना खुद लोग सोचेंगे नहीं भाई दो हम दो हमारे दो, ये आपको पूरी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि बाढ़ वाली बात थी, इससे बाढ़ पर ही मैं अपनी बात को फोकस किया हूँ। और एक बात और कहना चाहती है, ये जो क्षेत्र हमारा है मधेपुरा, इस सब जगह, इसमें क्या है कि गड्ढा वाला क्षेत्र जिसको वेटलैंड एरिया बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। तो ये जो बाढ़ आती है तो उसमें वेटलैंड एरिया में हम उन फसलों को उत्पादन अच्छे ढंग से कर पाएंगे जिससे कि लोगों के जो रोजगार की संभावना, जैसे यहाँ मखाना लोग लगाना शुरू किए हैं, लेकिन मखाना के साथ और भी चीज़ें, मखाना से मछली का उत्पादन हो सकता है। लेकिन हमने देखा कटिहार वगैरह में भी मखाना के साथ कमल का उत्पादन हो रहा है, सिंघाड़ा का उत्पादन हो रहा है, वाटर लिली का उत्पादन हो रहा है। तो उसको हमारा जो स्मार्ट मैनेजमेंट हुआ कि ठीक है हमारे पास गड्ढा ही सही, बाढ़ ही आता है सही, वो जल प्लावित क्षेत्र ही सही, वेटलैंड ही सही, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता उसमें तो इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। कोई भी लैंड जो है वो वेस्ट लैंड नहीं हो जाएगा। प्रत्येक लैंड जो है पहले भले वो वेटलैंड हो, वेस्ट लैंड हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, गोल्डन लैंड बन जाएगा। उस समय ये सब प्यार हो जाएगा। न तो प्राकृतिक आपदा बाढ़ है, इसको हम रोक नहीं सकते, वो तो आएगी ही, लेकिन उसका हम प्रबंधन कैसे करते हैं, उससे जान मान की हानि को कैसे रोक सकते हैं, ये इतना विकसित हो जाएगा कि मिनिमम जो है आपको जान माल की हानि होगी। और फिर एक जो हम लोग के दिमाग में है कि विकसित भारत का नक्शा, विकसित भारत के साथ विकसित बिहार का नक्शा, जिसमें न तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होगा, न जाति के आधार पर कोई भेदभाव होगा, न स्वास्थ्य के आधार पर। स्वास्थ्य भी एक विषय चुना गया है इसके द्वारा, बहुत अच्छा विषय है कि स्वास्थ्य के दृष्टि, खासकर ग्रामीण स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य की जो ये समस्याएं हैं, जब ये सारी समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हो रही है, उस पर कंट्रोल होगा तो वो भी आपका जो है ऑटोमेटिकली नियंत्रित होगा और सामान्य स्वास्थ्य की जो घटनाएं होती है वो कंट्रोल हो जाएगा उस समय तक में। और पूरे विश्व में बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ, चूँकि बिहार आप जान ही रहे हैं कि शांति का अग्रदूत के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है बिहार को, नहीं महात्मा बुद्ध यहाँ पर हुए, महावीर यहाँ पर हुए, नहीं तो उनका तो है ही अहिंसा परमो धर्मा जो है, शांति की बात तो महावीर ने भी किया है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ से ही प्रारंभ होती है। हम लोग का शुरू से ही रहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम रखें। पूरा विश्व में जो है बिहार ही हमेशा ध्यान दीजिए कि बिहार फिर पहल करेगा। विश्व में अगर शांति की बात होगी तो बिहार ही पहल करेगा, भारत ही पहल करेगा और पूरे विश्व में 2050 तक लोगों को सद्बुद्धि आएगी। और जो हम रोज लड़ाई देख रहे हैं ये सब का ही वातावरण उस समय तक खत्म हो जाएगा और पूरा विश्व जो है शांति में हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पूरे दैनिक जागरण परिवार पुरस्कार दिलवाइए।